रहीम। आज हम पढ़ेंगे नर्सिंग असेसमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है स्पेशली उसमें जितने भी मसले आते हैं उसको हम कैसे असेस करते हैं। सबसे पहले तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है इसमें कौन कौन से आर्गन्स और ग्लैंड्स आते हैं इनका पता होना चाहिए। तो इसमें माउथ, एजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये इसके मेन आर्गन है, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन आर्गन है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ एसोसिएटिव आर्गन्स भी होते हैं जो मतलब डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है इस सिस्टम में, लेकिन अपना कुछ ना कुछ इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें लीवर और गाल ब्लैडर और पेनक्रियाज आते हैं। तो ये मेन आर्गन्स और एसोसिएटेड आर्गन्स जो है इनका पता होना चाहिए। अच्छा, ये डायग्राम में आपको सारी चीज़ों के जो है नाम बताए गए हैं और जितने भी मतलब जिस जगह पे जो भी आर्गन सिचुएटेड है वो भी बताया गया है। मेन फंक्शन ऑफ जीआई सिस्टम क्या है कि सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी सेल, हमारे पूरी बॉडी को जो है न्यूट्रिएंट्स देता है, खुराक देते हैं, ठीक है, और एनर्जी देती है। तो ये इसका मेन फंक्शन है। इसके अलावा जो प्रोसेस है, मतलब जिस तरीके से हम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, उसमें सबसे पहले इंजेशन मतलब हम जब खाना खाते हैं, ठीक है, तो इसको हम इंजेशन कहते हैं। डाइजेशन ब्रेक डाउन ऑफ फूड है, मतलब जब खुराक जो है वो हज़म होना स्टार्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन क्या है कि जब खुराक हज़म हो जाता है और उसको फिर हमारी बॉडी तक पहुंचाते हैं थ्रू ब्लड, ठीक है, इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और एलिमिनेशन, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके एक्सक्रीशन को हम एलिमिनेशन कहते हैं। अच्छा, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क है? फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल एंड सिंपल कंपाउंड। अच्छा, डाइजेशन क्या है कि जब आपका खुराक बिल्कुल छोटे छोटे ज़र्रों में तकसीम हो जाता है और बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाता है, आपकी बॉडी उसकी डाइजेस्ट करती है, ठीक है, तो उसको हम डाइजेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है कि वही डाइजेशन फूड जो है, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो आपके बॉडी तक पहुंचती है, आपके हर ऑर्गन तक पहुंचती है थ्रू डिफ्यूजन और ब्लड के थ्रू जो है वो पहुंचती है। तो इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अच्छा, इफ़ेक्ट ऑफ एजिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एजिंग, उम्र का जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे क्या असर है, मतलब उम्र के साथ साथ आपके जीआईटी में क्या क्या मसले आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है टीथ में लूजन अप फ्रॉम द सपोर्टिंग गम्स एंड बोन्स। आपके जो दांत है, मतलब बूढ़ों के जो दांत होते हैं वो गिर जाते हैं या लूज़ हो जाते हैं, ठीक है, सबसे पहले ये मसला है। डिक्रीज आउटपुट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो मतलब कमज़ोर हो जाते हैं, सलाइवा जो है वो नहीं प्रोड्यूस करते, तो इसलिए जो माउथ है उसमें ड्राइनेस आ जाती है, ठीक है, डिफ़िकल्टी होती है सॉल्विंग में। और इसके साथ साथ टेस्ट बड जो होते हैं ज़बान पे वो भी ख़राब हो जाते हैं, काम नहीं करते सही से। इसके अलावा डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं जो फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि बाइल या फिर पेनक्रियाज से जो मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम रिलीज़ होते हैं, उनमें मसला आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा लीड्स टू डिक्रीज HCl एसिड प्रोडक्शन। म्यूकोजा जो लेयर है, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का पहला लेयर है, ठीक है, अगर उसमें कोई मसला आता है तो HCl का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, या कम हो जाएगा, तो उसमें भी मसले आ सकते हैं। इसके अलावा B12 जो विटामिन है, ठीक है, अगर वो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। एनीमिया जो है ब्लड की बीमारी है। और इसके अलावा प्रोलिफरेशन एंड ऑफ बैक्टीरिया, अगर आपके बॉडी में बैक्टीरिया आ जाए, ठीक है, तो उससे आपको डायरिया हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है। इसके अलावा डिक्रीज पेरिस्टालसिस इन लार्ज इंटेस्टाइन, डिक्रीज मस्कुलर टोन ऑफ द इंटेस्टाइनल, मतलब अगर वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ आपके लार्ज इंटेस्टाइन का भी जो है काम डिक्रीज़ हो सकता है, वो फूड को सही तरीके से नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी या फिर उसको आगे नहीं फॉरवर्ड कर पाएगी। आपके मसल जो है वो वीक हो जाते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं जिसकी वजह से आपको कंस्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है।
तो ये एजिंग के इफ़ेक्ट से कुछ आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। अच्छा जी, इसके अलावा एब्डोमेन के कुछ रीजंस होते हैं जिसमें एपिगैस्ट्रिक आता है। एपिगैस्ट्रिक हमारे डायफ्राम या फिर रिब्स के नीचे का जो एरिया है उसको हम कहते हैं एरिया बिटवीन कॉस्टल मार्जिन, जो हमारा ऊपर का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा है, इन दोनों के दरमियान जो हिस्सा है इसको हम एपिगैस्ट्रिक कहते हैं। अम्बिलिकल एरिया जो है आपके नाफ का जो एरिया है इसको हम कहते हैं, और सुपर प्यूबिक और हाइपोगैस्ट्रिक एरिया जो है वो प्यूबिक बोन के ऊपर का जो एरिया है या फिर नाफ के नीचे का जो एरिया है इसको हम कहते हैं। इसके फिर कुछ क्वाड्रेंट्स होते हैं एब्डोमेन के, जो 4 क्वाड्रेंट्स है, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स आते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट में आपका लीवर, गाल ब्लैडर, ड्यूडिनम, राइट किडनी और हेपेटिक फ्लेक्सर आता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है और दिखाया भी गया है, तो ये आपको पता होने चाहिए। लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में आपका स्टमक, स्प्लीन, लीवर आता है, लेफ़्ट लूब ऑफ लीवर, बॉडी ऑफ पेनक्रियाज आता है, लेफ़्ट किडनी एंड एड्रेनल ग्लैंड आता है। इसके अलावा कोलोन का भी कुछ हिस्सा आता है लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। इसके अलावा डिसेंडिंग कोलोन भी आता है और ट्रांसवर्स कोलोन भी आता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का। अच्छा जी, इसके अलावा लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में भी मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स आते हैं जो कि बता दिए मैंने। राइट लोअर क्वाड्रेंट में सीकम, अपेंडिक्स वगैरह आते हैं, और फीमेल में जो है ये अहम है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राइट लोअर क्वाड्रेंट में फ़ीमेल में एक और आर्गन आता है जिसमें राइट ओवरी और राइट यूरेटर आता है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में आपका डिसेंडिंग कोलोन, सिग्माइड कोलोन और लेफ़्ट ओवरी एंड ट्यूब जो फीमेल में होते हैं, और लेफ़्ट यूरेटर। इसके अलावा लेफ़्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड जो मेल का होता है वो भी आता है। मिड लाइन जो है आपके बॉडी का जो बिल्कुल मिड का हिस्सा है, जो बीच का हिस्सा है, उसमें आपका एवोर्टा, यूट्रस और ब्लैडर आता है। यूट्रस जो है फीमेल में होता है और ब्लैडर मेल में होता है, तो ये पता होने चाहिए कि मिड लाइन के कौन कौन से आर्गन हैं। ये आपको जो है इसके रीजन्स बताए गए हैं, 9 रीजन्स होते हैं, ठीक है, और नंबर्स वाइज भी बताया गया है। अच्छा, अब आते हैं एब्डोमिनल एग्ज़ाम पे कि जितने भी मसले आते हैं आपके एब्डोमेन में उसको हम कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये जो निशान लगे हुए हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ के हम साउंड्स देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन हैं, ठीक है। तो ये जितने भी मसले आते हैं ज़्यादातर हम इन जगहों पे जो है वो असेस करते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव डेटा अगर आप लेते हैं किसी भी मरीज़ का तो आप उससे पूछेंगे एपेटाइट, मतलब भूख के बारे में पूछेंगे कि भूख ज़्यादा लगती है, कम लगती है, नहीं लगती, ठीक है। उसका वेट देखेंगे, जो वेट कम होता है, ज़्यादा होता है, डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग के खाना सही तरीके से खा रहा है या नहीं खा रहा, आर देयर एनी फूड्स यू हैव डिफ़िकल्टी टॉलरिंग, या कुछ ऐसे खाने हैं जिसको मतलब खाने में या आप जब खा रहे हो तो मतलब नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, नहीं खा सकते, ठीक है। या फिर जो है उल्टी वगैरह ज़्यादा आती है, वोमिटिंग ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें आपने पूछनी है। इसके अलावा इनडाइजेशन पूछना है कि हज़म खुराक हो रहा है या नहीं, हार्ट बर्न या बेल्चिंग जो डकारे वगैरह आती है, ठीक है। या इसके अलावा अगर एंटासिड्स यूज़ करते हैं तो कितना यूज़ करते हैं, कब कब यूज़ करते हैं। एब्डोमिनल फील जो है मतलब खाने के बाद जो है आपके एब्डोमेन में जो मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लोटिंग होती है, ठीक है, वो होता है या नहीं। एब्डोमिनल पेन के बारे में पूछते हैं। इसके अलावा अल्कोहल के बारे में पूछते हैं, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेडिकेशंस यूज़ करते हैं उनके बारे में पूछते हैं। अच्छा, बाउल हैबिट्स में पूछते हैं कि फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार जाते हो, ठीक है। कलर क्या है आपके बाउल का, डायरिया है, कंस्टिपेशन है, या ज़्यादा एक्सेसिव फ्लैचुलेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा गैस वगैरह है। रिसेंट चेंज जो है अभी अभी कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने पूछनी है। इसके अलावा लेक्सेटिव्स तो नहीं इस्तेमाल करते। लेक्सेटिव्स हम कंस्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मेडिसिन में आते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंस्टिपेशंस होते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा जी, इसके अलावा पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में आप क्या पूछते हैं? जीआईटी प्रॉब्लम्स, मतलब उसमें कोई अल्सर वगैरह तो नहीं था पहले? हेपेटाइटिस के बारे में पूछते हैं, जॉइंटिस के बारे में पूछते हैं, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां दी गई हैं। कोलाइटिस जो है ये कोलोन की जो है इन्फ्लेमेशन है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का। हर्निया जो है वो उसके बारे में पूछते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम जो है पास्ट में एब्डोमिनल एक्सरे या फिर सोनोग्राम या सीटी स्कैन के जो रिज़ल्ट्स होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं ये हिस्ट्री में। यहाँ पे फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट होगा। एब्डोमिनल पेन है या फिर स्टमक अल्सर है, एब्डोमिनल सर्जरी है, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये आप यहाँ पे देख के जो है पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप किसी भी मरीज़ से हिस्ट्री लेते वक्त आप ये पूछ सकते हैं, ठीक है। यूरिन के बारे में पूछते हैं, स्मोक के बारे में पूछते हैं, अल्कोहल के बारे में पूछते हैं, कॉफ़ी या टी वगैरह जो है ज़्यादा पीते हैं उसके बारे में पूछते हैं। और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के वैक्सीन्स के बारे में पूछते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पूछते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकेशंस। अच्छा, अब आते हैं एब्डोमेन के असेसमेंट पे। जब आप एब्डोमेन का असेसमेंट स्टार्ट करते हो तो इसमें सबसे पहले आप क्या चीज़ देखते हो कि स्किन कलर देखते हो कि एब्डोमेन का जो स्किन है उसका कलर कैसा है, उसका टेक्सचर, या उस पर कोई स्कार जो दाग धब्बे होते हैं वो तो नहीं है, ठीक है। स्टेराई मतलब जब आप स्किन को स्ट्रेच कर लेते हो, ठीक है, उसकी वजह से जो स्कार्स वगैरह पड़ते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं। या फिर वेंस बिल्कुल डायलेट तो नहीं हुए नज़र आ रहे हैं, रेशेस वगैरह, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अम्बलाइकस जो है, अम्बलाइकस हम कहते हैं नाफ को, ठीक है। तो नाफ का लोकेशन देखते हैं, कॉन्टोर देखते हैं, मतलब अंदर है बाहर है, सिमेट्री देखते हैं। कॉन्टोर मतलब कि फ्लैट है या राउंड है या डिस्टेंडेड, बाहर की तरफ आया हुआ है, अंदर की तरफ आया हुआ है। और इसके अलावा हर्निया देखते हैं या फिर कोई और मांस आपके एब्डोमेन में वाज़े तौर पर नज़र आ रहा हो, तो ये सारी चीज़ें नोट करने वाली होती है। पेरिस्टालसिस देखते हैं कि मतलब फूड की जो है मूवमेंट होती है, नीचे की तरफ जाती है या नहीं, या पल्स जो हमें फ़ील होती है, ये सारी चीज़ें हम एब्डोमेन के असेसमेंट में देखते हैं। प्रिपरेशन फॉर फिज़िकल एग्ज़ाम में आप क्या करते हो कि आपका जो है लाइटिंग अच्छा होना चाहिए, वार्म रूम होना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन से पहले आपने जो है मरीज़ की ब्लैडर जो है वो एम्प्टी करवानी है। एक सुपाइन पोजीशन में आपने उसको लेटा देना है। हेड ऑन पिलो एंड रेज नीज़, जो है मतलब सर जो है उसका थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और पिलो उसके नीचे होनी चाहिए, नीज़ फ्लेक्स होनी चाहिए और आर्म्स उसके बिल्कुल साइड पे होने चाहिए। ये उसके कुछ पोजीशन है जो कि आपने करने हैं। इसके अलावा उसका जो एब्डोमिनल है वो बिल्कुल विजिबल, मतलब नज़र आना चाहिए। और ब्रीदिंग उसको आपने बतानी है कि ब्रीथ अच्छे से सही से सांस ले। एक्सरसाइज, इमेजरी यूज़ ऑफ लो स्मूथिंग वॉइस। अच्छा, आपने क्या करना है कि बिल्कुल स्लो आवाज़ में उससे बात करनी है जो कि ज़्यादा मतलब डरावना आवाज़ ना हो, ठीक है। एंड आस्क पेशेंट टू टेल अबाउट हिस्ट्री, उसके हिस्ट्री के बारे में पूछने हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने एग्ज़ामिनेशन या असेसमेंट के दौरान उनका ख़्याल रखना है और करनी है। अच्छा, अब आते हैं इंस्पेक्शन पे। एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन जब हम करते हैं या एब्डोमेन का इंस्पेक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपने कुछ क्या क्या चीज़ें देखनी है। उसमें सबसे पहले आते हैं 7S में आप क्या क्या चीज़ें देखते हो। सिमेट्री देखते हो, मतलब एब्डोमेन का जो हमें शक्ल जैसे नज़र आता है, ठीक है, बाहर से हमें कैसे नज़र आता है, सिमेट्री। उस पर कोई स्कार देखते हैं। स्टेराई मतलब का मैंने पहले बता दिया कि स्ट्रेचिंग हुई हुई है कोई, जो कि किसी भी वेट गेन की वजह से होता है या फिर प्रेगनेंसी की वजह से होता है। उसका शेप देखते हैं अम्बलाइकस का, ठीक है। इसके अलावा शेप ऑफ द फ्लैंक किसको कहते हैं, जो हमारे साइड का जो एब्डोमिनल है, ठीक है, एब्डोमिनल एरिया है बिल्कुल साइड पे, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, इसको हम फ्लैंक कहते हैं। और स्किन पे लीजन्स देखते हैं। ये है 7S जिनका आपने मतलब देखना है, इंस्पेक्शन करनी है ड्यूरिंग एब्डोमिनल असेसमेंट। फिर इसके बाद 4 जो है P's है,
4P क्या क्या है, प्रोमिनेंट वेन्स देखने कि वेन कौन कौन से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा पल्सेशन देखना है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट देखने हैं और पिगमेंटेशन देखने हैं। पिगमेंटेशन मतलब कोई दाग धब्बे तो नहीं है आपके एब्डोमेन पे। और उसमें 1D आता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन के एब्डोमेन में कोई फ्लूइड तो नहीं जमा हुआ, या कोई फीटस है, या कोई बहुत ज़्यादा जो है फ्लेटस है, फीसेस जमा हुए, कंस्टिपेशन है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो 7S 4P और 1D ये आपने मतलब अगर आपको पता चल गया इन चीज़ों का तो आपका पूरा असेसमेंट इन चीज़ों में कवर हो जाता है। आप फिर किसी भी मरीज़ का असेसमेंट इजीली कर सकते हो। इसके अलावा जो मैंने बता दी, इंस्पेक्शन में आप कंटूर देखते हो कि फ्लैट है, राउंड है, मतलब शक्ल देखते हो किसी भी आर्गन का, ठीक है। सिमेट्री में आप देखते हो कि कोई चीज़ तो बाहर नहीं, बल्जिंग तो नहीं हो रही, मतलब कोई चीज़ बाहर की तरफ तो नहीं आया हुआ, या कोई मास तो नज़र नहीं आ रहा, या फिर शक्ल में कोई डिफरेंस तो नहीं है। अम्बलाइकस आप देखते हो कि इन्वर्टेड है या फिर नो डिस्कलरेशन। इन्वर्टेड मतलब जो अंदर की तरफ हो, जैसे कि नॉर्मल होता है, ठीक है, और कलर उसका चेंज नहीं है, तो ये नॉर्मल होता है। स्किन में क्या होता है कि नॉर्मली जो है वो स्मूथ होती है, और सारे एब्डोमेन का जो स्किन है वो बिल्कुल एक जैसी होती है, मतलब कलर एक जैसा होता है। अगर कलर डिफरेंसेस है, किसी जगह पे एक जैसा, किसी जगह पे फिर वो चेंज हो जाता है, तो ये किसी न किसी एबनॉर्मेलिटी की निशानदेही करता है। अच्छा, कंटूर जो है मतलब किस तरीके के पोजीशंस होते हैं तो वो भी आपको दिए गए हैं। फ्लैट होता है बिल्कुल मतलब सीधा, ठीक है। इसके अलावा होता है स्केफॉइड। स्केफॉइड में आपका जो है एब्डोमेन थोड़ा सा ऊपर आता है। ये इसमें लिखा भी है, एब्डोमेन इज यूजुअली फ्लैट फ्रॉम ज़िफॉइड एंड टू सिम्फिसाइज प्यूबिस। आपका जो नॉर्मली होता है तो आपका फ्लैट होता है एब्डोमेन। अम्बलाइकस इज़ लोकेटेड इन एब्डोमिनल सेंटर। अम्बलाइकस जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है आपके एब्डोमेन का, डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस। अच्छा, इसके अलावा एब्डोमिनल कंटूर में भी लाइटली प्रोट्यूबरेंट और स्किफर्ड, या तो जो है अंदर की तरफ जा सकता है आपका एब्डोमेन, या फिर बाहर की तरफ जा सकता है। तो ये कुछ एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती है जो आके आपको इन पिक्चर्स में भी दिखाया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा एब्डोमिनल बल्ज क्या है, यूजुअली कॉज बाय एसाइटिस। जब आपका एब्डोमिनल जो है वो बाहर की तरफ आने लग जाए, ठीक है, बड़ा होने लग जाए, एसाइटिस की वजह से हो सकता है। मतलब जब आपका फ्लूइड जमा हो जाए आपके एब्डोमेन में, या गैस जमा हो जाए, या कोई एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन, कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, या फिर बहुत ज़्यादा कोई ट्यूमर है आपके एब्डोमेन में, कोई प्रेगनेंसी है, या ओबेसिटी की वजह से भी हो सकती है। तो इसके एब्डोमिनल बल्ज के ये कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं। बी ऑब्जर्विंग द अपीयरेंस ऑफ अम्बलाइकस। अच्छा, अम्बलाइकस को भी हम देखते हैं डीपली इन्वर्टेड। अगर बहुत ज़्यादा अंदर गया हुआ है आपका अम्बलाइकस तो ये ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ आया हुआ है तो एसाइटिस शो करता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर एम्बलाइकस जो है बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ गया हुआ है तो ये हमें शो करता है ओबेसिटी, और अम्बलाइकस अगर बाहर की तरफ आया हुआ है तो ये हमें शो करता है एसाइटिस के अंदर या तो फ्लूइड है, या फिर प्रेगनेंसी है, या फिर कोई मास है, कोई ट्यूमर है, ठीक है। इसकी वजह से एम्बलाइकस बाहर की तरफ आता है। अच्छा जी, इसके अलावा सिमेट्री देखते हैं एब्डोमिनल का। आस्क द पर्सन टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड फर्दर हाईलाइट एनी चेंज। बंदे को कहते हैं कि गहरी सांस लो, तो फिर उसका क्या देखते हैं कि सांस लेने के दौरान उसका जो एब्डोमेन है वो स्मूथ रहता है और उसका शक्ल सिमेट्रिक रहता है, मतलब सही रहता है या नहीं। इसके अलावा हम उसमें किसी भी बल्जिंग को नोट करते हैं कि उसमें कोई बल्जिंग तो नहीं आ रहा, कोई मास तो नज़र नहीं आ रहा, या फिर उसके शेप में कोई चेंज तो नज़र नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। अम्बलाइकस में क्या करते हैं कि मिड लाइन में होता है। अच्छा, अम्बलाइकस का देखते हैं तो नॉर्मली जो है ये मिड लाइन में होता है बिल्कुल, और इसमें कोई भी डिसकलरेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कलर इसका बिल्कुल सेम एक जैसा होना चाहिए, या कोई इन्फ्लेमेशन या हर्निया हम इसमें देखते हैं।
और जैसे कि मैंने पहले बता दिया, अगर बहुत अंदर की तरफ गया हुआ है तो आपको ओबेसिटी शो करता है, अगर बाहर की तरफ आया हुआ है तो आपको एसाइटिस शो करता है कि एब्डोमिनल के अंदर कोई फ्लूइड है, मास है, ट्यूमर है, ठीक है, तो ये आपको शो करता है। इसके अलावा स्किन पे आते हैं तो स्किन का जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ और इवन, मतलब बराबर होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, और कलर भी होमोजेनस, मतलब एक जैसा, ठीक है। इसका जो पिगमेंट है वो भी एक सेम होना चाहिए। और इसमें अक्सर ऐसा होता है कि स्ट्रिचेस आते हैं, स्टेराई जिसको लिखा हुआ है, ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि अक्सर बहुत ज़्यादा खींचने की वजह से जो है एब्डोमिनल में जो है ये इस तरह के मार्क्स पड़ जाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्कार्स आ जाते हैं। तो किस वजह से होते हैं कि या तो प्रेगनेंसी की वजह से होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा किसी बंदे का वेट गेन हो तो उसकी वजह से भी उसका जो एब्डोमिनल है वो स्ट्रेच हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे स्कार्स पड़ जाते हैं, ठीक है। जिससे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दे आकर आफ्टर रैपिड और प्रोलॉन्ग स्ट्रिचिंग एंड प्रेगनेंसी और एक्सेसिव वेट गेन। तो इस तरीके से जो है स्ट्रेचिंग आ जाते हैं। और इसमें आपको कुशिंग सिंड्रोम भी लिखा हुआ है। पर्पल ब्लू आपको जी चीज़ें नज़र आती हैं ना एब्डोमेन में, ये कुशिंग सिंड्रोम इसको हम कहते हैं कि इस तरीके के स्टेराई या स्ट्रेचिंग मार्क्स आपको नज़र आते हैं, इसको हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। ये किसी भी पास सर्जरी की वजह से भी हो सकते हैं, मतलब अगर पहले आपने कोई सर्जरी की है तो उसके भी निशान हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर ये स्ट्रेचिंग की वजह से हो सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी या फिर ज़्यादातर एक्सेसिव वेट गेन की वजह से। अच्छा, इसके अलावा पल्सेशन आप देखते हो, पल्सेशन क्या है कि आपके जो हार्ट बीट होते हैं वो आपको मतलब महसूस होते हैं। तो ज़्यादातर जो है एपिगैस्ट्रिक रीजन में आपको जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा लीन होते हैं, ठीक है, उनमें आपको एवोर्टिक पल्सेशन नज़र आने लगती है। उनके एब्डोमिनल एरिया पे आपको उनके एवोर्टा जो है जब वो बीट कर रही होती है, पल्सेस उसको आपको नज़र आते हैं। तो ये हर किसी में नज़र नहीं आते, जो लोग बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, थिन होते हैं या फिर लीन होते हैं, ठीक है, उनमें नज़र आते हैं। प्रोमिनेंट डायलेटेड वेन आकर विद पोर्टल हाइपरटेंशन। इसके अलावा किन किन लोगों में नज़र आ सकते हैं पल्सेशन? बहुत ज़्यादा किसी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, या फिर सिरोसिस है, सिरोसिस जो है लीवर की कोई बीमारी हुई है, ठीक है, एसाइटीज़ में भी नज़र आता है। और वेना केवा जो कि हार्ट का एक मेन वेन है, ठीक है, वो अगर वो ऑब्स्ट्रक हुआ है या फिर हम कहते हैं कि जाम हुआ है तो उसकी जो पल्सेशन है वो आपको नज़र आती है। हेयर डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं कि जो है एब्डोमिनल पे हेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो द प्यूबिक हेयर ग्रो नॉर्मली हैज़ अ डायमंड शेप एंड एडल्ट मेल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेल में हेयर ग्रोथ जो है वो डायमंड शेप होता है और फीमेल में